हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही थी उसको हम कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा पाठ नंबर 114 वीडियो है। हम कर रहे हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2018 में जो भी साइंस के क्वेश्चन शिफ्ट वाइज पूछे गए थे उसका सॉल्यूशन हिंदी और इंग्लिश में। और आज हम करेंगे 10/12/2018 का फर्स्ट में जो भी साइंस क्वेश्चन पूछे गए थे उनको। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे छोटा सा निवेदन है, आप हमारी इस पाठशाला पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, पहले हम करते हैं, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसका सॉल्यूशन आप में से किसी ने नहीं किया था। तो यहाँ पर मैं वो जो क्वेश्चन है पहले उस क्वेश्चन को करवा देता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने कल आपके लिए छोड़ा था, पार्ट नंबर 113 जो करवाया था उसमें। तो उसमें एक क्वेश्चन लास्ट में मैंने छोड़ा था, किसी ने भी इसका आंसर नहीं किया था। तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपके सामने करवा देता हूँ। देखिए, ये प्रश्न इस प्रकार से था कि भाई 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक 2 किलो की गेंद है जो चल रही है, ठीक है। वह एक 3 किलो की अन्य गेंद है उससे टकराती है, ठीक है, जो कि स्थिर थी, ठीक है। 3 किलो की एक स्थिर गेंद थी जिससे टकराई और टकराने के बाद दोनों एक साथ आगे बढ़ी, है ना। तो आपसे पूछा है कि इस टक्कर के दौरान इनकी गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ा, गतिज ऊर्जा में कितनी हानि हुई। अब दोस्तों, यहाँ पर ना ये जो टक्कर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपके संवेग संरक्षण पर आधारित होते हैं। पहले भी मैं ऐसे क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। अब यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार समझिए कि यहाँ पर एक 2 किलो की गेंद है, ये यहाँ पर चल रही थी। रास्ते में इसको एक 3 किलो की गेंद मिली, ये 2 किलो की थी। इसको रास्ते में एक 3 किलो की गेंद मिली, दोनों में टक्कर हुई और टक्कर होने के बाद दोनों एक साथ आगे की ओर बढ़ी। इस प्रकार से 2 किलो की भी और 3 किलो की। ये प्रश्न है। अब यहाँ पर पहले तो अपन को ये करना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन है ना, इसको ना मीटर प्रति सेकंड में आपकी स्पीड को चेंज करना पड़ेगा। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे है और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर करेंगे 36 इंटू 5/18। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 18 2 36, यहाँ पर बचेगा 10। यानी कि 10 मीटर पर सेकंड की चाल से आपकी शुरुआत में जो गेंद थी यहाँ पर आपकी गति कर रही थी, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर ना आगे आपको बोला गया है। अब यहाँ पर संवेग संरक्षण का रूल ये कहता है कि मान लीजिए कोई वस्तु, आपका कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m1 और उसका जो वेग है v1। जब किसी दूसरी वस्तु जिसका द्रव्यमान है m2 और उसका है वेग v2 इससे टकराए, तो टक्कर के बाद इनका जो यहाँ पर तुल्य वेग होता है वो m1 प्लस m2 और इंटू v, ये इसके बराबर होता है। इस प्रकार से आपके संवेग संरक्षण का फॉर्मूला होता है। अब इसमें ना अपन को जो वैल्यू दी गई इसको यहाँ पर देखिए एडजस्ट करना है। देखिए, m1 का मान दिया है, यहाँ की पहली वाली आपकी जो बॉल है वो उसका द्रव्यमान है 2 किलो। अब v1 क्या होगा, इस गोली का या इस आपके जो गेंद है इसका आपका वेग जो कि है 36 किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि 10 मीटर पर सेकंड, प्लस m2 लेना है, m2 हो जाएगा 3 किलो इंटू आपका v2 क्या है, यानी कि आपकी दूसरी गेंद थी, इसका आपका वेग जो कि है 0 बराबर m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3 और इंटू आ जाएगा v, ठीक है। क्या आ जाएगा, 2 + 3 इंटू v। अब देखिए यहाँ पर यह आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो 10 इंटू 2 बराबर आ जाएगा 20 बराबर 3 और 2 5 v। यानी कि यहाँ पर v जो निकल के आ गया वो यहाँ पर निकल के आ गया 5 से इसको हल करते हैं तो 4। यानी कि यहाँ पर यह है कि जो लास्ट में वेग आया वो यहाँ पर 10 आ गया और शुरुआत में जो वेग था यहाँ पर 10 था। यानी कि प्रारंभ में जब आपकी जो गेंद थी वो किसी से नहीं टकरा रही थी, उसका जो वेग था यहाँ पर 10 था। लेकिन जब वो 3 किलो की अन्य गेंद से टकराई तो उसका जो वेग है घटकर कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब यहाँ पर गतिज ऊर्जा वाला फॉर्मूला है उसको काम में ले लेते हैं। देखिए, तो गतिज ऊर्जा में अंतर क्या हो जाएगा कि भाई पहले गतिज ऊर्जा कितनी थी और अब गतिज ऊर्जा कितनी है, दोनों का अंतर। तो देखिए, 1/2 mv² होता है। m का मान शुरुआत में कितना है, केवल एक ही गेंद है जो आपके 2 किलो की है, इंटू v² क्या जाएगा 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। तो 2 से 2 कटेंगे। पहले जो गतिज ऊर्जा थी वो कितनी थी, 100 जूल। बाद में बात करते हैं जब ये आपके टकराती है तब। तो देखिए 1/2। अब m यहाँ पर क्या हो गया, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अब गेंद है ना वो दूसरी गेंद से भी टकरा रही है, मतलब दोनों गेंद साथ साथ जाएंगे, इसलिए जो आपका m अब आ गया वो 3 + 2 5 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर v था, v हमने निकाला था, क्या आया है 4। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे, 1/2 mv², तो 4 × 4।
अब यहाँ पर देखिए इस 2 को इसको सॉर्ट आउट करते हैं इससे, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और 4 पंजो 20 और 20 दूना 40। देखिए पहले जो गतिज ऊर्जा थी वो आपकी थी 100 जूल और अब जो गतिज ऊर्जा गई वो आ गई 40 जूल। इसलिए आपसे पूछा गया है प्रश्न में कि गतिज ऊर्जा में कितनी हानि हुई, तो 100 जूल माइनस आपके 40 जूल बराबर आंसर आ गया 60 जूल। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। वैसे ना कैलकुलेशन इजी थी, लेकिन यहाँ पर जो ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें यहाँ पर लगाई गई थी। तो चलिए अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन उसको हम देखते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज के बारे में सत्य नहीं है। मैग्नीज एक एलिमेंट होता है, आपको पता होना चाहिए, ये तत्व होता है, Mn से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको 4 स्टेटमेंट दिए कि कौन सा मैग्नीज के बारे में सत्य है, सत्य नहीं है, ये यहाँ पर पूछा। देखिए पहला आपको दिया है कि इसका उपयोग इलेक्ट्रिक, लोहा, टोस्टर आदि के हीटिंग तत्वों में किया जाता है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, तापमान उच्च होने पर यह अपने प्रतिरोध को प्रभावित करता है, ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा है यह एक विद्युत धनात्मक तत्व होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि Mn होता है वो +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्था रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यह विद्युत धनात्मक तत्व होता है। यह आसानी से ऑक्सीकरण नहीं होता, ये बात भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका राइट आंसर आ जाएगा कि ये वाला स्टेटमेंट है आपके मैग्नीज के बारे में सत्य नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि जब 100 न्यूटन का बल 50 किलो की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण की गणना कीजिए। बड़ा सिंपल सा है, देखिए यहाँ पर क्या है, 100 न्यूटन का बल यानी कि आपको फोर्स का मान दिया गया है 100 न्यूटन, ठीक है, किलो यानी कि आपको जो वजन है m का मान दिया गया है 50 किलो। तो आपको पूछा गया कि एक्सेलरेशन यानी कि a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक फेमस फॉर्मूला होता है F बराबर ma, गति के सेकंड नियम से। तो यहाँ पर देखिए a का मान जो आ गया वो यहाँ पर आ जाएगा F/m। तो यहाँ पर देखिए F का जो मान है आपका 100 है और m का मान है आपके 50। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी दी थी वो किसने दी थी। तो देखिए हेनरी मोजले नामक एक वैज्ञानिक था जिसने 1913 में आपके आधुनिक आवर्त सारणी दी थी। और आधुनिक आवर्त सारणी आपके जो तत्व होते हैं उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित की गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो 4th है इसका राइट आंसर आ जाएगा कि आपका मोजले, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, सोडियम जो होता है वो होता है Na+ और आपका जो कार्बोनेट होता है वो आपके होता है CO3+, ठीक है, CO3 ठीक है, इस प्रकार से होता है। जब इनके रासायनिक सूत्र में आपको केमिस्ट्री शुरू कराऊंगा तो केमिस्ट्री का जो पहला लेक्चर होगा वो आपके यही होगा, रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो कल या परसों से अपनी जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू कर दूंगा, अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस है इसलिए। तो यहाँ पर देखिए जब रासायनिक सूत्र लिखते हैं तो इसके ऊपर जो घात होती है इसके पैरों में आ जाती है और इसकी जो घात होती है वो यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर 2 है, इधर आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं इसको सही कर देता हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड है, इसका राइट आंसर आ जाएगा Na2CO3, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा पौधा तने के माध्यम से फैलता है। अब देखिए बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनमें आपके जो प्रजनन क्रिया होती है ना, मतलब दूसरा जो बीज बनता है, दूसरा जो पौधा बनता है ना, वो आपके बीजों से नहीं बनता है, ठीक है। वहाँ पर उसके शरीर के अलग अलग भाग पाए जाते हैं, ठीक है, उनके आधार पर आपके क्या होते हैं दूसरा पौधा यहाँ पर बनता है। तो उनमें से आपका गुलाब जो होता है, रोज जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि तना जो होता है अगर आप उसके तने को काट कर लगा देंगे तो यहाँ पर दूसरा पेड़, यहाँ पर दूसरा पौधा है यहाँ पर बन जाता है। तो यही आपसे पूछा कि कौन सा पौधा होता है जिसमें तने के माध्यम से आपका दूसरा पौधा होता है, उसका विकास होता है। तो यहाँ पर गुलाब यानी कि रोज है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो ये कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसका सभी नमूने, मतलब आप कार्बन डाइऑक्साइड को कहीं भी देख लीजिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, तो वहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन है, इनके द्रव्यमान का रेशियो हमेशा 3:8 होता है। वो किसकी वजह से होता है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको मैं लिख दूँ आपके सामने CO2। अब देखिए यहाँ पर ना इनके द्रव्यमान का रेशियो कैसे निकालते हैं कि भाई जो कार्बन है, कार्बन कितना होता है, कार्बन होता है आपके कार्बन का जो आपका द्रव्यमान होता है वो होता है 12, ठीक है, रेशियो। ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन वैसे होती है 16 नंबर पे, लेकिन 2 ऑक्सीजन है इसलिए 16 दूनी क्या हो जाएगा 32। अब इनको सॉर्ट आउट करेंगे 4 से
तो 4 × 3 = 12 और 8 × 4 = 32, यानी कि 3:8। तो ये हमेशा आपका 3:8 ही आएगा। जैसे H2O होता है, अगर H2O में आप निकालोगे तो 1:8 आता है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो ये किसकी वजह से आता है, जो रेशियो होता है आपका किस वजह से आता है, तो ये आपका होता है म्यूचुअल प्रोपोर्शन, यानी कि पारस्परिक समानुपात। अगर हम दो एलिमेंट है जिनके पारस्परिक समानुपात लेते हैं तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उनके द्रव्यमान का जो समानुपात है वो यहाँ पर सेम ही रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, वैसे तो ये जो क्वेश्चन है आपका जीके का क्वेश्चन है, लेकिन फिर मैंने करा दिया है, साइंस से थोड़ा सा रिलेटेड है इसलिए। तो आपसे पूछा गया कि म्यूर भंज की जो खान होती हैं वो आपके किस धातु के लिए जानी जाती हैं, यानी कि म्यूर भंज की जो खाने हैं उनसे आपके कौन सा मेटल है यहाँ पर निकलता है। तो आपका लौह अयस्क जो होता है ना वो आपके म्यूर भंज की खानों से निकलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये है कि 9 ओम, 4 ओम और आपके 12 ओम, ठीक है, 3 रेजिस्टेंस है जो आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, पैरेलल ऑर्डर में जुड़े गए हैं। तो इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना जब आपके जो प्रतिरोध होते हैं जब उनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ना, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है तुल्य प्रतिरोध निकालने का वो होता है 1/r इज इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए निकालेंगे 1/r इज इक्वल 1/9 प्लस 1/4 प्लस 1/12। अब इनका लेते हैं एलसीएम। अब एलसीएम अगर हम लें तो यहाँ पर देखिए इन तीनों का अगर एलसीएम हम लें तो यहाँ पर आना चाहिए 36 आ जाएगा इसका, 36 यानी कि आपका 36 एलसीएम ले लेंगे इसका। तो 36 अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर देखिए यह आ जाएगा 4 बार और यह आ जाएगा 9 बार, यहाँ पर आ जाएगा 3 बार। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और 3 7 और 9 और 7 16, 16/36। ये 1/r की वैल्यू है जो कि आ गई 16/36। और r की वैल्यू अगर निकालेंगे तो r बराबर आ जाएगा 36/16। तो यहाँ पर आ जाएगा 16 दूना 32, 2.2 के समथिंग आंसर आ जाएगा। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया वो यहाँ पर 2.2 ओम के बराबर आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि एक हवाई जहाज है वो 4000 मीटर की दूरी तय करता है और उसके द्वारा किया गया कार्य 20,000 जूल है। तो लागू किए गए बल की गणना कीजिए। अब यहाँ पर देखिए कार्य का मान दिया गया है तो आप और मीटर भी दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कार्य का फॉर्मूला लगाना है। तो कार्य क्या होता है, W बराबर Fs cos थीटा, क्या होता है Fs cos थीटा। लेकिन अगर यहाँ पर जो लगाया गया बल है विस्थापन की दिशा में होता है तो cos थीटा यहाँ पर 0 डिग्री लेते हैं, इसलिए W बराबर Fs लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए W का मान आपको दिया है 20,000 W और F यानी फोर्स का मान आपको दिया गया है। अच्छा, फोर्स तो आपको ज्ञात ही करना है, इनटू आपका S यानी कि विस्थापन आपको दिया है 4000। तो F का मान निकालेंगे तो 20,000 में भाग लगाएंगे 4000 का, आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन। क्या आ जाएगा, 5 न्यूटन है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको बोला गया है यदि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करते हैं तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पर फेरस सल्फेट है FeSO4 फेरस सल्फेट है, तो यहाँ पर 2 अणु अगर फेरस सल्फेट के लेते हैं, अगर इनको टेस्ट ट्यूब में गर्म करते हैं तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर बनता है एक तो फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 प्लस यहाँ पर बनेगा SO2 प्लस यहाँ पर बनेगा SO3, ये यहाँ पर बनेंगे तीनों। ठीक है, आपका फेरिक ऑक्साइड, आपका जो फेरिक ऑक्साइड बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है हीलियम तथा आर्गन में क्या समानता होती है, दोनों में क्या आपके सिमिलरिटी होती है। तो देखिए हीलियम और आर्गन ना ये आपके वर्ग 18 के एलिमेंट होते हैं। वर्ग 18 के एलिमेंट अगर आपको याद नहीं है तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन वो आपको फिर से जो केमिस्ट्री शुरू कराऊंगा तब आपको जो एलिमेंट है यहाँ पर याद करा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए इनकी ट्रिक होती है कि ही ना अगर कर 0 पे रनआउट। ठीक है, 0 पे रनआउट, यानी देखिए आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन, ये यहाँ पर ट्रिक होते हैं इनको याद करने की। ये सारे के सारे वर्ग 18 तत्व होते हैं। इन्हें नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस इनको बोला जाता है। तो यहाँ पर ना इनकी विशेषता ये होती है कि इनके अंतिम कोश होता है यहाँ पर पूरा भरा हुआ होता है। तो हीलियम और आर्गन में ये विशेष समानता है कि दोनों के अंतिम कोश क्या होते हैं, पूरी तरह भरे होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा जिम्नोस्पर्म है, या आपके आर.एस. विटिकर ने जो वर्गीकरण किया था उससे संबंधित प्रश्न है। तो जिम्नोस्पर्म है वो आपका चीड़ है, ठीक है। निम्न में से कौन सा जिम्नोस्पर्म है, तो यहाँ पर चीड़ है, ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर ये बोला गया है निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण है, यानी कि आपका जी है उसका मान यहाँ पर 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए दो स्थान होते हैं जहाँ पर आपका जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है उसका मान 0 होता है। पहला होता है आपका सेंटर ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर, और दूसरा होता है स्पेस। दो ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर जो आपका स्मॉल जी होता है उसका मान 0 होता है। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपके दिया गया ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वो ये है, यदि एक तत्व के परमाणु में नाभिक में 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका A बराबर होता है Z+N, ठीक है। इसका द्रव्यमान संख्या जो होती है इस प्रकार से निकलती है। तो यहाँ पर देखिए Z का मान प्रोटॉन संख्या आपको दी 11 प्लस न्यूट्रॉन संख्या है 12, तो A बराबर आ जाएगा 23। क्या आ जाएगा 23 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वो है कि आवृत्ति म्यू और आपके कालावधि टी में क्या संबंध होता है। तो देखिए आवृत्ति क्या होती है भाई, एकांक सेकंड में कितने चक्कर कर रही है कोई मशीन या कोई भी उपकरण है, एकांक सेकंड में 1 सेकंड में कितना बार राउंड हुआ है उसे हम बोलते हैं उसकी आवृत्ति, है ना। और इसका जो मात्रक होता है वो आपको होता है हर्ट्ज। और कालावधि क्या है भाई, एक राउंड करने में कितना समय लगा उसे बोलते हैं आपका कालावधि। तो इन दोनों में जो रिलेशन होता है ना वो आपके होता है कालावधि बराबर 1 आवृत्ति, ठीक है, यानी कि T बराबर 1/ν, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पर आपको जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला पूछा है कि G किसके बराबर होता है। तो आपका होता है G बराबर Gm/r²। किसके बराबर, Gm/r², यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है वो है कि पीएच स्केल होता है जिसका उपयोग विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने में किया जाता है। इसमें स्मॉल p का क्या अर्थ होता है। अब देखिए पीएच स्केल होता है वो आपके सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और इसका उपयोग हम अम्ल क्षार लवण होता है इनका पता लगाने में करते हैं। इसमें क्या होता है कि 0 से और 14 तक के अंक इस प्रकार से लिखे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 0 होता है, यहाँ पर 14 होता है, यहाँ पर 7 होता है। तो अगर 0 से 7 वैल्यू आती है वो आपका अम्ल होता है, 7 से 14 के बीच वैल्यू आती है वो आपका क्षार होता है, और अगर वैल्यू 7 आती है तो आपका न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो यहाँ पर ना आपका पीएच जो होता है, पीएच फॉर्मूला वो आपका पीएच बराबर होता है -log10H+। ये इसका फॉर्मूला होता है लॉग का, वो आपका पीएच का। ठीक है, अब यहाँ पर ना पी और एच दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। पी जो होती है इसे पुसांस कहते हैं, और इसे जर्मन भाषा में आपके बोलते हैं पोटेंज। क्या बोलते हैं, पोटेंज। और एच होती है इसे बोलते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि भाई पी का अर्थ क्या है। मैंने आपको जो पढ़ाया था ना तब भी आपको बताया था कि भाई पी का अर्थ आपसे पूछेगा, पहले जब आपकी क्लास हुई थी केमिस्ट्री में तब आपको मैंने बताया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड है ना इसका राइट आंसर आ जाएगा कि इसको पोटेंज बोलते हैं और जिसका अर्थ होता है शक्ति। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है वो है कि सोने के साथ तांबे का मिश्रण क्यों मिलाया जाता है। आपने देखा होगा कि आपका सोनार जो होता है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है आपने देखा होगा 22 कैरेट सोना, 24 कैरेट सोना। ठीक है, तो यहाँ पर आपके यहाँ पर क्या किया जाता है कि आपका सोना होता है ना, इसको जब ढालते हैं ना दूसरे आपके मान लीजिए आप अलग अलग आपके जवाहरात बनाए जाते हैं, ठीक है, गहने बनाए जाते हैं, तो उनको अलग अलग आकार देना पड़ता है सोने का। तो यहाँ पर क्या होता है कि सोना है ना उसका आकार देने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए यहाँ पर उसको कठोर बनाया जाता है। तो सोने को कठोर बनाने के लिए हम क्या करते हैं उसमें कम मात्रा में तांबा मिलाया जाता है, और जितना तांबा मिलाते हैं उसी के आधार पर आपका जो सोना है उसकी आपकी क्वालिटी हो जाती है 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट, 24 कैरेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो तांबे का उपयोग करते हैं वो आपके सोने को कठोर बनाने के लिए, ठीक है, इसको बनाने में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है वो है कि कोलेन काइमा जो उत्तक होता है उसकी कोशिकाएं किसके कारण कोनों पर से, ठीक है, कोनों पर से मोटी होती है, कॉर्नर पे से क्या होती है, मोटी होती हैं। कोलेन काइमा सेल आर थिक ड्यू टू विच सेल, यानी कि आपके किस कारण मोटी होती है। तो आपके होती है सेल्यूलोज और पैक्टिन के कारण। किसी कारण सेल्यूलोज और पैक्टिन इसकी आपके परत पाई जाती है, इस कारण आपके जो कोलन काइमा होती है उसके जो आपके कॉर्नर होते हैं वो आपके अनियमित रूप से क्या होती है, मोटी होती हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है वो ये कि एक तरंग का वेग अगर आपको दिया है v, ठीक है, एक तरंग का वेग अगर स्मॉल v है, यहाँ पर अच्छा टाइपिंग भूल गए हैं, अगर एक तरंग का वेग यहाँ पर है v और ठीक है
और इसकी जो आवृत्ति है वो ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया। ओके, एक तरंग है जिसका वेग अगर है v, इसकी आवृत्ति अगर है स्मॉल f और इसकी तरंग दैर्ध्य अगर लैम्डा है, तो इनमें क्या रिलेशन होता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, साउंड वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि भाई v बराबर होता है लैम्डा म्यू, ठीक है, बताया था ना साउंड वाले चैप्टर में, आपको फिजिक्स में पढ़ाया था। तो यहाँ पर देखिए म्यू नहीं दिया, आपको f दिया है, तो यहाँ पर v बराबर हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा लैम्डा f। क्या हो जाएगा, लैम्डा f। तो ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है ना, वही इसका राइट आंसर आ जाएगा, v बराबर f लैम्डा, ठीक है, v बराबर f लैम्डा इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है कि आपके एक सक्रियत श्रेणी होती है, और सक्रियत श्रेणी में क्या होता है कि जो भी धातुएं ऊपर की ओर स्थित होती हैं वो बहुत ही क्रियाशील होती हैं। वो धातुएं अन्य प्रकार के जो परमाणु होती हैं उनको, जो आपके विलयन होते हैं, उससे प्रतिस्थापित कर देती हैं। लेकिन कुछ धातुएं सबसे नीचे जो होती हैं, जैसे कि आपका सोना है, प्लेटिनम है, और ये क्या होती हैं, ये आपके बहुत ही एक प्रकार से कम क्रियाशील होती हैं। तो ये क्या करती हैं, अगर इनको हम हवा में खुला भी छोड़ देते हैं ना, तो ये आपके क्रिया नहीं करते हैं दूसरी धातुओं के साथ। तो आपसे यही पूछा गया है कि भाई ऐसी कौन सी धातुएं हैं अगर उनको हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो ये आपकी होती हैं, एक तो आपका प्लेटिनम होता है और एक आपका होता है गोल्ड, यानी कि स्वर्ण और प्लेटिनम है। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न में। आपको बोला गया है कि 2 किलो का एक ब्लॉक है, मतलब मान लीजिए 2 किलो की एक वस्तु है जो आपके 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से आपके गति कर रही है, ठीक है। अब आपको ये बोला है कि जब एक ये वस्तु एक स्प्रिंग पर दबती है, और स्प्रिंग कैसी है, आपके बिना दबी हुई है, मतलब उसमें कोई प्रेशर नहीं है, वह आपके सामान्य स्थिति में है, उसके ऊपर आपकी स्प्रिंग है वो यहाँ पर गिरती है। तो यहाँ पर देखिए जब वो स्प्रिंग के ऊपर वो आपका ब्लॉक गिरता है, वो वस्तु गिरती है ना, तो उसको वो आपके एक प्रकार से कॉम्प्रेस कर देता है, संपीड़ित कर देता है। आपको और चीजें दी गई है यहाँ पर, जो गतिज घर्षण ऊर्जा है उसका मान आपको 15 न्यूटन दिया गया है, और स्प्रिंग नियतांक है उसका मान आपको दिया है ए आपके 10,000 न्यूटन। तो आपसे पूछा गया है बताइए आपकी जो स्प्रिंग है उसमें कितना कॉम्प्रेस हुआ, कितनी आपके संपीड़ित हुई है, कितनी संकुचित हुई है। तो यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भाई आपके जो ब्लॉक था है ना, पहले किस अवस्था में था, पहले आपके गतिज अवस्था में था, मतलब गति कर रहा था, और यहाँ पर गति करते करते वो एक आपके स्प्रिंग के ऊपर गिर गया और स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि भाई जो गतिज ऊर्जा थी वो सारी की सारी स्प्रिंग को कंप्रेस करने में काम आ गई। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, और उसको हम इक्वल कर देंगे किसके, आपके स्प्रिंग की गतिज ऊर्जा के स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी गतिज ऊर्जा थी 1/2 mv², अब वो किसके बराबर हो गई, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा जो कि होती है 1/2 kx²। मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के बारे में, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल मैंने आपको पहले करा दी है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है इसको हम लगाएंगे, देखिए। तो यहाँ पर देखिए 1/2 m का मान दिया है आपको 2 किलो, ठीक है, और यहाँ पर v आपको दिया है 4 का स्क्वायर करेंगे 16 बराबर, यहाँ पर होता है, इधर भी होता है आपका 1/2, और k का मान आपको दे देगी ये होता है k, स्प्रिंग नियतांक इसको बोलते हैं, जो आपका है 10,000, और यहाँ पर x², x तो हमको ज्ञात ही करना है, मतलब विस्थापन जो है वो। तो यहाँ पर देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से अगर इसको काटेंगे ये आ जाएगा 5000, तो 5000 x² बराबर आ जाएगा 16, 5000 x² बराबर 16। तो अगर यहाँ से इसको सॉर्ट आउट करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो आप निकाल लेना, लगभग आएगी 5.5 सेंटीमीटर लगभग, ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर लगभग इसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी। चलिए अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है इसको हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपसे पूछा गया है कि उस भौतिक राशि का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब जब क्वेश्चन जो पूछे गए थे 2018 वाली भर्ती परीक्षा में, वो क्वेश्चन आपसे इनडायरेक्टली पूछे गए थे, मतलब क्वेश्चन तो थे बड़े सिंपल, लेकिन उनकी लैंग्वेज इतनी जटिल दी गई थी कि क्वेश्चन आपसे आते हुए भी नहीं हो, ठीक है। वो तो आप देख ही रहे होंगे कि जो पेपर का लेवल है कितना हार्ड था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना आपको बोला गया है कि किस राशि का कौन सी राशि जिसका जो मान होता है बल और वेग दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, मतलब आपके F × V के बराबर होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कार्य होता है ना, कार्य जो होता है वो आपका होता है W = FS cos θ।
तो किसी भी प्रकार से F इंटू वी तो आ नहीं सकता। दूसरा होता है ऊर्जा। अब ऊर्जा तो कई प्रकार की होती है, कौन सी ऊर्जा का फॉर्मूला लगाएं ये भी नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गया, सेकंड गया। तीसरी आती है शक्ति। शक्ति होती है P बराबर W/T, है ना। अब देखिए W क्या होता है, कार्य, क्या होता है कार्य, और कार्य बराबर क्या होता है W बराबर Fs, F इंटू एस अपॉन टी। एस क्या है, एस होता है विस्थापन, टी होता है टाइम, और विस्थापन बटे टाइम क्या होता है, वेग। तो यहाँ पर एफ इंटू वी आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ना, इसका राइट आंसर आ जाएगा कि शक्ति के बराबर होता है आपका बल इंटू वेग। ठीक है, तो इस प्रकार से कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको दिया गया था, मतलब लैंग्वेज का खेल था 2018 वाली भर्तियों में। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है वो ये है कि कौन सा ऊतक है जिसकी कोशिकाएं स्थायी ऊतक बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की होती है। मतलब क्या होता है कि एक आपका ऊतक है जिसमें आपका एक प्रकार से विभाजन संभव है, अलग अलग प्रकार से वो विभाजित हो जाता है, तो इसका नाम से पता लग रहा है कि मेरिस्मेटिक टिश्यू यानी कि विभजोतक ऊतक। ऑप्शन नंबर थर्ड है ना, इसका राइट आंसर आ जाएगा विभजोतक ऊतक। तो गाइज आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर आप नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा आज के इस वीडियो में कितना आपका स्कोर आया है। और चलिए कोई कमेंट डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।